गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी? अच्छे हैं बेटा। अपना चैप्टर चल रहा था पृथ्वी की आंतरिक संरचना। उसमें आज हमारा जो टॉपिक है वो है भूकंप से संबंधित, कि भूकंप क्या होता है, कैसे आते हैं और इनमें कौन कौन सी वेव निकलती हैं। ये सब आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो भूकंप क्या होता है? भूकंपीय तरंगों का अध्ययन पृथ्वी की आंतरिक परतों का संपूर्ण चित्र प्रस्तुत करता है। कहते हैं भूकंपीय तरंगे को जब हम अध्ययन करते हैं तो जो ये क्या है, प्रत्यक्ष है हमारे सामने। प्रत्यक्ष उदाहरण था भूकंप जो आता है वो पृथ्वी की संरचना के बारे में बताता है। तो ठीक है, तो साधारण भाषा में भूकंप का अर्थ है पृथ्वी का कंपन होना। पृथ्वी का कंपन होना भूकंप का मीनिंग होता है ये। ठीक है, तो इसका है कि ये क्या है कि भूकंप क्या है, एक नेचुरल इंसिडेंस है जो अपने आप घटती है। कि ये कब होता है कि आपने 9th क्लास में पढ़ा था कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है। ठीक है, थ्योरी प्लेट टेक्टोनिक से जो पृथ्वी का जो क्रस्ट बना है वो 7 मेजर एंड सब माइनर प्लेट से मिलकर वो बना है। तो कहते हैं कि जब इन पृथ्वी की जो प्लेटें हैं, ठीक है, उनमें जब कंपन होता है या उनमें स्ट्रेस होता है तो उसके कारण भूकंप उत्पन्न होता है। अब ये क्या है कि ऊर्जा के निकलने के कारण तरंगे उत्पन्न होती है जो सभी दिशाओं में फैलकर भूकंप लाती है। जब वो परतों के बीच में वो परत आपस में खिसक जाती हैं, एक दूसरे से दूर चली जाती हैं, तो उनके दूर जाने से क्या होता है कि उनमें कंपन पैदा हो जाती है और वो भूकंप आ जाता है। अब क्या कहा है कि जो अब पृथ्वी में कंपन क्यों होता है? अब ये तो हमें पता चल गया कि भूकंप कब आया, जब पृथ्वी में कंपन हुआ। तो वो कंपन कब होता है, क्यों होता है? ये क्या है कि प्राय भ्रंश के किनारे किनारे ही ऊर्जा निकलती है। अब भ्रंश क्या होती है कि भूप्रपट्टी जो है हमारी, जो पृथ्वी का भूगर्भ है, परपट्टी है, वो किससे बनी है? बहुत सारी शैलों से मिलकर बनी है। ठीक है, जो फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था। तो अब इसने कहा है कि उन शैलों के बीच में जब बहुत गहरी दरारें आ जाती हैं तो वो दरारें क्या कहलाती है? भ्रंश कहलाती हैं। और जब दरारें आएंगी तो क्या होता है कि भ्रंश दोनों ओर से अपोजिट डायरेक्शन में वो मूव करने लग जाते हैं। कि देखो प्लेटों की जो हमने प्लेट्स की मूवमेंट पढ़ी थी वो 3 टाइप्स की थी। एक तो अट्रैक्ट टू ईच अदर, दूसरी थी रिपेल ईच अदर, तीसरी थी ओवरलैप ईच अदर। तो कहता है कि जब वो रिपेल ईच अदर करती हैं, मीन्स एक दूसरे से दूर जाती हैं, विपरीत दिशा में चलती हैं, तो वहाँ पे यही होता है ना, भूकंप आता है तो क्या होता है, ज़मीन फटती है। तो मीन्स वो जो परतें थी, जो प्लेटें थी, वो विपरीत दिशा में जा रही हैं। क्योंकि अगर सेम डायरेक्शन में आती हैं तो क्या बनेगी? जैसे हिमालय पर्वत निकला है, हमने उस दिन भी एग्जाम्पल से बताया था कि अगर मिट्टी को दोनों साइड से हम हाथों से ऊपर की तरफ खिसकाएंगे अपनी साइड में तो क्या होगा? उसके ऊपर मिट्टी का टीला बन जाएगा। अगर हम दोनों हाथों को एक दूसरे साइड ले जाएंगे, एक दूसरे से दूर ले जाएंगे, तो क्या होगा? उनमें गहरा गड्ढा बन जाएगा। तो ऐसे ही कहा है कि जब वो विपरीत दिशा में ये घूमती हैं परतें, तब क्या होता है? वहाँ पे गहरी घाटियाँ बन जाती है, दरार बन जाती है, और ऊपर से जहाँ से बनी तो ऊपर से भी तो गिरेगा ना, तो ऊपर से जो शैलखंड मीन्स शैलों के जो टुकड़े होते हैं वो उन पर दबाव बनाते हैं और आपस में घर्षण के कारण बंधे होते हैं। किसके कारण बंधे होते हैं? वो आपस में फ्रिक्शन के कारण वो फंसे आपस में जुड़े हुए होते हैं। लेकिन फिर भी कहता है कि जब फ्रिक्शन कम हो जाता है, क्या होता है? जब आपस में वो फ्रिक्शन घर्षण कम हो जाता है तो वो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, वो विकृत होकर एक दूसरे से विपरीत दिशा में सरक जाते हैं। और जब मीन्स कि वो ऊपर से पहले तो परतों में दरारें आई तो वो खिसकी, तो ऊपर से जो टुकड़े गिर रहे थे उन्होंने आपस में जोड़ने का काम कर रखा था उस घाटी को। लेकिन जब वो अंदर से ऊष्मा निकलती है तो उस ऊष्मा के निकलने से वो टुकड़ों का जो घर्षण होता है, आपस में जो गुरुत्वाकर्षण बल था वो कम हो जाता है और वो भी एक दूसरे से विपरीत दिशा में जाने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो इसके परिणाम स्वरूप ऊर्जा निकलती है। जब वो आपस में वो टुकड़े भी दूर हो जाते हैं तो उन ऊर्जा
से जो तरंगे, जो लहरें निकलती हैं, वेव निकलती हैं, वो सभी दिशाओं में चली जाती है। और वह स्थान जहाँ से ये ऊर्जा निकलती है ना, जब मीन्स जहाँ से वो शैलखंड आपस में दूर हुए, उनका घर्षण कम हुआ और वो दूर हुए, तो जहाँ से, जिस स्थान से वो दूर होने लगे थे, उस स्थान को इसने कहा है उद्गम फोकस स्थल कहा है। ठीक है, इसे अवकेंद्रीय हाइपोसेंटर भी कहते हैं। ठीक है, जब ऊर्जा की तरंगें अलग अलग दिशाओं में जब चलने लग जाती हैं तो पृथ्वी की सतह पर पहुंचती हैं। ठीक है, और भूतल पर वह बिंदु, मीन्स पृथ्वी के स्थल पर वह बिंदु जो उद्गम केंद्र, जो एपिक सेंटर या हाइपोक सेंटर था या फोकस था, उसके बिल्कुल नज़दीक होता है, उसे कहते हैं हम अधिकेंद्रीय एपिक सेंटर। जो फोकस के जस्ट ऊपर होता है 90 डिग्री में। ठीक है, फोकस मान लो नीचे है, एक बिंदु बना गया, वो फोकस है, उसके ऊपर 90 डिग्री में जो बिल्कुल उसके पास होता है, वहाँ होता है एपिक सेंटर। और इसे कहते हैं, इस एपिक सेंटर के ऊपर सबसे ज़्यादा तरंगों को महसूस किया जाता है। सबसे पहले यहीं पे महसूस की जाती है तरंगों को, नीचे नहीं होती और ना धरातल पर आती है। सबसे पहले कहाँ पर महसूस की जाती हैं? एपिक सेंटर पर। अब है भूकंपीय तरंगें कौन कौन सी होती हैं। भूकंपीय तरंगों को अगर हम पहले देखते हैं कि ये स्थल मंडल पर आती हैं। ठीक है, क्या है कि सभी प्राकृतिक भूकंप स्थल मंडल पर ही आते हैं। स्थल मंडल क्या होता है कि पृथ्वी का जो धरातल है वो 200 किलोमीटर की गहराई तक के भाग को हम क्या कहते हैं? स्थल मंडल कहते हैं। ठीक है, भूकंप को मापने के लिए सिस्मोग्राफ होता है। ठीक है, जिससे हम भूकंप के तरंगों को मापते हैं, और इसको मापने का स्केल होता है रिएक्टर स्केल में। ठीक है, 4-5 रिएक्टर स्केल तक का जो भूकंप आता है वो इतना ज़्यादा डेंजरस नहीं होता जितना कि 8 और 9 का आता है, जैसे कि ये जापान में आया था एक बार, अपने गुजरात में आया था। ठीक है, तो ये होता है। अब भूकंपीय तरंगों को हम कर्व में दिखाते हैं। ठीक है, और ये कर्व जो होती है, उनकी कर्व की बनावट जो होती है 3 तरह की होती है, लेकिन हम मेनली जो लेते हैं वो होती हैं 2 तरह की, सरफेस वेव और बॉडी वेव्स। ठीक है, भूगर्भिक तरंगे और धरातलीय तरंगे। अब भूगर्भिक तरंगे कौन सी होती हैं? भूगर्भिक तरंगे वो तरंगे होती है जहाँ से उद्गम केंद्र से ऊर्जा के मुक्त होने के दौरान पैदा होती हैं। जहाँ से वो उसका फोकस था, एपिक सेंटर था, उस एपिक सेंटर से जब ऊर्जा निकलती है तो वहाँ से वो, जब ऊर्जा मुक्त हुई तो वहाँ से वो पैदा होती हैं। और पृथ्वी के अंदरूनी भाग में, भूगर्भ में है ना, तो पृथ्वी के अंदर ही हैं, वो पृथ्वी के पूरे अंदरूनी भाग में फैल जाती हैं, तो इसलिए इन्हें भूगर्भिक तरंगे कहा जाता है। अब कह रहा है कि भूगर्भिक तरंगे और धरातलीय, भूगर्भ के अंदर जो तरंगे थी और धरातल पर जो शैल थी, शैल होते हैं चट्टानें, ठीक है, पहाड़ जो होते हैं, उनके बीच जब क्रिया हुई, आपस में टकराव हुआ है, कोई भी क्रिया हुई, फिजिकल हुई या केमिकल हुई, तो उससे क्या हुआ? एक नई तरंग पैदा हुई। उस तरंग को इन्होंने क्या नाम दिया है? धरातलीय तरंगे। समझ आया? भूगर्भिक तरंगे होती है जब फोकस सेंटर से जब ऊर्जा निकलती है तो उसके कारण जो तरंगे पैदा होती हैं वो होती है भूगर्भिक तरंगे। लेकिन भूगर्भिक तरंगे और चट्टानों के टकराने से जो तरंगे उत्पन्न होती हैं उन्हें कहते हैं हम धरातलीय तरंगे। ठीक है, अब भूगर्भिक तरंगे जो होती हैं वो तीनों माध्यमों से गुजर जाती है, सॉलिड, लिक्विड और गैसियस। तीनों में से ही उनमें निकलने की कैपेसिटी होती है, वो स्ट्रॉन्ग होती हैं। जबकि धरातलीय तरंगे सिर्फ धरातल के साथ साथ चलती हैं और ये ठोस पदार्थों से निकलती हैं। ठीक है, और जैसे जैसे धरातलीय पवनें जब जहाँ से जाती हैं ना, तो इनकी स्पीड भी कम अलग अलग हो जाती है। जिन पदार्थों से गुजरती हैं ना, अधिक घनत्व वाले पदार्थों से गुजरती हैं, तो इसमें परिवर्तन हो जाता है। अधिक घनत्व वाले पदार्थों में इनकी स्पीड अधिक होती है, मीन्स ठोस पदार्थ से जब ये निकल कर जाती है तो इनकी गति बहुत ही तेज़ होती हैं। ठीक है, इसीलिए इन्हें ये बहुत ज़्यादा डेंजरस भी यही वाली पवनें होती हैं जो तरंगे निकलती हैं वहाँ से, वेव्स। ठीक है, और कम घनत्व में ये कम हो जाती है इनका, जहाँ घनत्व में भिन्नता पाई जाती है तो वहाँ पे ये रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन होता है। रिफ्लेक्शन क्या होता है कि मान लो किसी चीज़ से टकराई तो टकरा कर वापस आ जाना,
क्या होता है, रिफ्लेक्शन, और रिफ्रैक्शन होता है कि उस चीज़ से टकराकर कई दिशाओं में फैल जाना। ठीक है, ये थी 2 प्रकार की तरंगे। अब भूगर्भीय तरंगे भी 2 प्रकार की होती है। कौन सी तरंगे? भूगर्भीय तरंगे भी 2 प्रकार की होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी को P से डिनोट किया जाता है और सेकेंडरी को S से। ठीक है, जो प्राइमरी तरंगे होती है धरातल पर सबसे पहले पहुंचती हैं, सबसे पहले धरातल पर पहुंचती है, इसीलिए इन्हें प्राइमरी तरंगे भी कहा जाता है। ये भी तीनों से निकलकर गुजरती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैसियस से। ठीक है, ये दूसरी होती है एस तरंगे, ये धरातल पर कुछ समय के बाद पहुंचती हैं, इन्हें सेकेंडरी तरंगे कहा जाता है। एस तरंगों के विषय में एक महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि एस तरंगे केवल ठोस पदार्थों से ही गुजरती हैं। ठीक है, अब आगे आता है इसमें एस तरंगों में रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों ही होता है। ठीक है, भू अभिलेखी पर बने आरेख से तरंगों की दिशा भिन्नता का अनुमान लगाया जाता है। धरातलीय तरंगे भूकंप लेखी पर अंत में अभिलेखित होती हैं। धरातलीय तरंगे कहते हैं सबसे बाद में, तो ये तरंगे ज़्यादा विनाशकारी होती हैं, इनसे शैल विस्थापित होती हैं और इमारतें गिर जाती हैं। ठीक है, ये आज के लेक्चर में इतना ही। कल के लेक्चर में हम पढ़ेंगे भूकंपीय तरंगों का संचरण, की वो कैसे